बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। रोजाना की बुनियाद पर होने वाली डेवलपमेंट्स के हवाले से हम बातचीत कर रहे होते हैं। ऐसे में हम देखते हैं कि सूबे भर की जो अब सियासी सूरत हाल है उस पर एक नज़र डालेंगे। वहीं दूसरी जानिब आलमी बरादरी के इत्तेफाक और इसके साथ साथ अमन मुआहदे के हवाले से भी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं हम आपको बताएंगे कि आज जो अहम डेवलपमेंट सामने आई है, जहां हम देखते हैं कि गवर्नर के पी के फैसला करीम कुंडी ने नौमतलब वजीर आला से हलफ लेने का बड़ा फैसला कर लिया है। वहीं दूसरी जानिब हम देखते हैं कि चीफ जस्टिस की जानिब से बड़ा फैसला सामने आता है और उसके बाद ये तमाम तर सूरत हाल मंजर यहाँ पर आती है, जहां गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कल नए वजीर से हलफ भी लेंगे। हलफ बर्दारी का मामला इतना ज्यादा मुतहम्मिल होने के बावजूद क्यों अब तक हलफ नहीं लिया गया, ये एक सवालिया निशान है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि इस्तीफे का मामला सामने आता है, जहां हम देखते हैं कि इस्तीफा अरयमीन गंडापुर का मंजूर किया जाना चाहिए, होना चाहिए, और उसके लिए भी बहुत सी हम देखते हैं कि कदगनी सामने आती हैं। ऐसे भी तीसरे जानिब हम देखते हैं गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मिस्र के अंदर एक बड़ा हम देखते हैं कि जो इजलास होता है, अमन मुआहदे के हवाले से बातचीत होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूद होते हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। इस पर खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा। वहीं अल कुद्दुस शरीफ और इसके साथ साथ सदर ट्रम्प ने जंगबंदी का जो वादा किया उसे पूरा किया, ऐसा कहना था कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का। इसी तरीके से उन्होंने यह भी कहा कि अमरीकी सदर के दाई हैं, उन्होंने दिन रात अमन और खुशहाली के लिए कोशिशें की और नोबेल इनाम के लिए फिर एक बार उनको दोबारा से मुंतखब करने की दरख्वास्त भी की है। ये तमाम तर सूरत हाल मंजर यहाँ पर आई, इस पर खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक पे जानते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहे हमारा प्रोग्राम जिसका नाम इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो। जिससे कि प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं आलमी मंजरनामे के हवाले से, जहां हम देखते हैं कि मिस्र का दौरा किया जाता है। वहीं दूसरी जानिब अगर पूरे पाकिस्तान की बात करें तो सूबा KPK के अंदर हम देखते हैं कि इस वक्त जो बातचीत का सिलसिला है और इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि हलफ बर्दारी के मामला हैं वो एक जानिब नजर आ रहा है। ऐसे में इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हलीम आदिल शेख साहब ने, PTI के सदर हैं सिंध से। सबसे पहले वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हलीम साहब, सबसे पहले तो वेलकम कर रहे हैं आपको प्रोग्राम में, और सेकेंडली आप ज़ाहिर काफ़ी मसरूफ रहते हैं और इस वक्त आपने हमें टाइम दिया, इसका हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपके लिए। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जी मुज़ाकरात का सिलसिला एक जानिब होता है, अमन मुआहदे बनाए जा रहे होते हैं। ऐसे में गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि मिस्र का दौरा किया गया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से और दो टोक पैगाम भी दिया गया है। सर, किस तरीके से देखते हैं तमाम तर इस दौरे को आप? देखिए, हम इस नजर से देखते हैं कि आलमी अमन के लिए तो हम हमेशा पाकिस्तान खड़ा रहा है, आइंदा खड़े रहेंगे। लेकिन अब किसी भी दौरे को, किसी भी फैसले को, वो फैसला जिसको फलस्तीनी अवाम की उमंगों के मुताबिक होगा, हम उसको वेलकम करते हैं। लेकिन कोई भी रास्ता अगर इसराइल के तस्लीम करने की तरफ जाता है तो उसको हम कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे, सर, आपको ये क्योंकि नहीं लगता नजरिए गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के जी खिलाफ है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर जो है वो पूरी जो इस दौरे की हम देखें कि जो मुलाकात हुई, जो इजलास हुआ, उस इजलास को स्क्रीन पर दिखाया गया, जहां पे हमने देखा कि जी मुख्तलिफ ममालिक के परचम थे, वहां इसराइल का परचम भी दिखाया गया। तो सर, इस पे क्या कहेंगे आप? दोबारा वो कहते हैं, चूंकि इतनी सारी आवाजें आ रही हैं आपकी तरफ से, जी अच्छा, मैं बहुत यही सारी कह आवाजें रहा आ रही हूं हैं, 8 कि से 10 आवाजें इकट्ठी आ रही हैं आपकी तरफ से। आप सही आ रही है आपको मेरी आवाज? जी, अब दीजिए, बताइए। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपसे पूछना चाह रहा हूं, खास करके कल का जो हमने देखा कि एक पूरा मुलाकात का एक मामला था, जहां पे हमने देखा कि इजलास हुआ, इजलास में तमाम ममालिक के परचम थे, इसराइल का परचम भी वहां दिखाया गया, जो कि तमाम स्क्रीन पे नजर आया पाकिस्तान में। सर, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बड़ा अफसोसनाक है, बड़ा ही अफसोसनाक है कि नेतन्याहू की तस्वीर जो है वो पाकिस्तान में दिखाई जाए। जहां इमरान खान साहब की तस्वीर और नाम पे पाबंदी हो, वहां नेतन्याहू को दिखाया जाए। बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल है। तो बात यह है कि कौम तस्लीम नहीं करेगी और कौम के जज्बात से किसी को नहीं खेलना चाहिए। और शहबाज शरीफ को अवाम का मैंडेट नहीं है, इसलिए इन्हें पता भी नहीं कि कौम क्या चाहती है। ना इनके पास कौम का मैंडेट है, ना इनको कौम की हिमायत है। बस हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान, जिन उसूलों पर पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जो अकवाल कायदे आज़म के हैं और जो पॉलिसीज वो देकर गए हैं, उसको बाईपास ना किया जाए। बाकी ठीक है, दौरे होते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन खुदा के लिए एक गैरतमंद कौम है 25 करोड़, इनको सलूट शलूट मारकर हमारी बेइज्जती ना करें। मतलब क्यों सलूट मारा इन्होंने, क्या ऐसी क्या मुसीबत आ रही थी? मतलब खुद हम एक आजाद कौम है, गुलाम कौम नहीं है। ये तो गोरे के गुलाम तो हम उस वक्त भी गुलामी तस्लीम नहीं की हमने। अगर सलूट ही मारना था गोरे को, तो फिर क्यों हमने लाखों
जानों की कुर्बानियां दी, अपनी माओ बेटियों की इज्जत कुर्बान की पाकिस्तान के वक्त। बात यह कि ये इज्जत से, वकार से जाके इन्हें किसी डायलॉग का हिस्सा बनना चाहिए, ना कि अर्दली बन के, पटवारी बन के, गुलाम बन के, दरबारी बन के। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं केपीके की अगर बात करें तो अब भी हमें मुसलसल ये नजर आता है कि जी एक जानिब जो है वो केपीके के वजीर आला का मामला नजर आता है जो कि एक मामा बना हुआ है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जो साबिक वजीर आला हैं उनके हवाले से चहमा गोइयां सामने आती कि इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। अब नई हलफ बर्दारी का मामला सामने आया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा कि आइन की जो है वो पैरवी में जाना चाहिए, बल्कि उनको फोर्स किया गया। तो ये फोर्स क्यों किया गया? किस तरीके से सुहेल आफरीदी जो एक कैंडिडेट हैं जिन्हें 90 वोट्स के जरिए जो मुंतखब हुए हैं, तो ये क्या मामला है? क्यों उनकी सिलेक्शन के लिए इतनी दरारें डाली जा रही हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी का जो गैर जमहूरी चेहरा वो मजीद बेनकाब से बेनकाब होता जा रहा है। ये नहीं होता गिद्ध जो बैठ जाते हैं आके, मतलब चलते फिरते वो इंतजार कर रहे होते हैं कि गिरे तो हम उसको खाएं। तो वहां बहुत सारे गिद्ध मैदान में आ चुके थे, वल्चर्स मैदान में आ चुके थे, जो इंतजार कर रहे थे कि हम किस तरीके से इस सीट को खाएं। बात यह कि अवाम की नुमाइंदगी हमारे पास है, और बिलावल साहब को तो 3 दिन पहले इन्होंने दस्तखतों का कहा था, तो पहले कह देते उनको। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद इनको याद क्यों आया? बड़ा अच्छी बात है, सब बेनकाब हो रहे हैं, सब बेनकाब होते जा रहे हैं। ठीक है सर, दूसरी जानिब एक और मामला हम देखते हैं कि मंसूबों के हवाले से शहरी कराची की अगर बात करें, हमने ये भी देखा था कि गुज़िश्ता अदवार में गुज़िश्ता जो रोज जहां पे बारिश का सिलसिला शहरी कराची में जारी रहा, आपकी भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश की थी जहां पे मंसूबों के हवाले से आपने निशानदेही की थी। मंसूबे बनाए गए, फीते काटे गए, लेकिन मुकम्मल तौर पर हमें मंसूबे मुकम्मल होते हुए नजर नहीं आया। ऐसे में फिर हमने देखा कि नून लीग का एक मामला सामने आया, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान दरारें नजर आई। वहीं फिर अब उसके बाद अफवाह तफहीम के जरिए मामला दुरुस्त किए गए, लेकिन अब भी सूरत हाल जूं की तूं है। मंसूबे तो मुकम्मल होते हुए शहर कराची के नजर नहीं आ रहे सर। देखिए जी, कराची को उन्होंने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझा हुआ है सरकार ने, और कराची से सौतेली माँ का सलूक होता है। अव्वल तो मंसूबे होते नहीं हैं, जो मंसूबे बनते हैं वो करप्शन की नजर हो जाते हैं। कराची की पानी का 12 अरब रुपए का मंसूबा करप्शन की नजर हुआ, शाहराह भुट्टो का मंसूबा हुआ, और बहुत सारे कराची के ऐसे मंसूबे हैं जो कि अभी तक करप्शन की नजर हो चुके हैं। और बात यह है कि जब कराची के असल वारिस, कराची के नुमाइंदे, कराची के, आपसे बात कर रहा हूं मैं, हमारे पास मैंडेट है, तो ये अजनबी लोगों का कराची पे कब्जा है, अजनबी है जिन्होंने आके कराची पे कब्जा किया हुआ है। मेयर कराची का भी मैंडेट जाली है, एमपी एमएनए तो है ही, आपको पता है जाली। तो कोई असल जिनका मैंडेट है वो बेचारे धक्के खा रहे हैं, अवाम के नुमाइंदे धक्के खा रहे हैं, और ये लोग माल खा रहे हैं। फर्क किया है। ठीक है, अली आदिल शेख साहब ये भी बताइएगा कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े मंसूबे बनाए गए, शहरी कराची के लिए क्या कोई मंसूबा बनाया गया? हमेशा जब बातचीत होती है इस हवाले से तो जो ओपोजिशन में लोग मौजूद होते हैं या जो आपकी ओपोजिशन में लोग हैं वो यही कहते नजर आते हैं कि जी इमरान खान साहब के दौर में तो शहरी कराची में कुछ हुआ नहीं, 100 अरब का वादा किया वो भी पूरा नहीं किया। सर क्या कहेंगे, किस तरह जस्टिफाई करेंगे इसको? अगर आप सब लोग बराए करम लोग कहते हैं, उनका आपने बात तक मुझे पहुंचा दी, लेकिन मेरा ख्याल है कि सबकी याददाश्त ठीक होनी चाहिए। हमारे वक्त में K4 को दोबारा से ठीक करके चलाया गया, उसके लिए अनलिमिटेड पैसों की ग्रांट की गई, कहा जितने पैसे हैं वफाक देगा। अगर वो 3 नाले जो 36 अरब की वलागत से बने थे, औरंगी, गुज्जर और महमूदाबाद नाला ना बनाए जाते तो वैसे ही पूरा गटरिस्तान बना, अब भी बन जाता, क्या हशर होता। ग्रीन लाइन का इफ्तिताह चली हमारे दौर में, तमाम बड़े ब्रिजेस आपको पता है बड़ी वो कंप्लीट हुए। फ्रेट टर्मिनल का शुरू किया था, बाद में गवर्नमेंट भी चला दी गई। उसके अलावा KCR का इफ्तिताह हमारे दौर में हुआ। मैं कहना चाहता हूँ बड़े बड़े ये मंसूबे हमारे दौर में कराची में आए। 626 अरब के मंसूबे थे, जिसमें आपका नालों वाला मुकम्मल हो गया, ग्रीन लाइन मुकम्मल हो गई, KCR का इफ्तिताह हो गया, फ्रेट टर्मिनल का इफ्तिताह हो गया, K4 के हवाले से गवर्नमेंट ने वो जो फंसा दिया था उन्होंने उसको वापडा के हवाले कर दिया गया। तो ये अगर नहीं है तो, और उसके अलावा हमारे MNAs ने अपने इलाकों में काम किए, ब्रिजेस बने, मुझे ये सारा, हमारे अगर किसी की याददाश्त में कमजोरी है तो उसका मेरे पास इलाज नहीं है।
ठीक। अच्छा, अदम एतमाद की वोटिंग के हवाले से भी बातचीत की गई। जब ये दो मामला सामने आया, नून लीग के हवाले से, पीपल्स पार्टी के हवाले से, तो आप लोगों ने पीपल्स पार्टी को अदम एतमाद के हवाले से पेशकश भी की थी कि जी आप ले आए, हम आपका साथ देंगे। तो सर, एक जानिब आप लोग कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी जो है वो शहरी कराची हो गया या पूरे सिंध हो गया, जहां वो काम करते हुए नजर नहीं आते। दूसरी जानिब आप लोग हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं। हाथ नहीं बढ़ा रहे, हम उनको बेनकाब करते नजर आ रहे हैं। नूरा कुश्ती कर रहे थे, हमने कहा था ड्रामेबाजी ना करो, अगर आपकी कोई लड़ाई है तो जाओ, अदम एतमाद करो, हम साथ हैं तुम्हारे। कोई हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं। हम तो इनको बेनकाब कर रहे थे, लेकिन देखिए 2 दिन बाद उसी तनख्वाह पे दोनों काम करने लगे। हम इन्हें बेनकाब करना चाह रहे थे कि अगर इतनी वो है, ये नूरा कुश्ती करना चाह रहे थे, हमने बेनकाब कर दिया था इनको। उसी तनख्वाह पे सारे काम कर रहे हैं अब। ठीक है सर, एक और जो वजीर आला के हवाले से अब भी हम देख रहे हैं केपीके में आने वाले रोज 4 बजे हम देख रहे हैं कि इजलास तलब किया गया है। आपको लगता है कि हलफ बर्दारी का जो ये मामला है, ये एक जानिब सिमटता हुआ नजर आ रहा है या इस पे भी अभी कदगरे बाकी हैं? देखिए, ये आखिरी वक्त तक रोड़े अटकाए जाएंगे, लेकिन 90 वोट के सामने जाली लोगों को कैसे, जिनको 0-0 वोट मिले हैं, वहां किस तरीके जा सकते हैं। इंशाल्लाह ये पाए तकमील तक पहुंचेगा। इतना भी अंधेर नगरी तो है, लेकिन चौपट राज इतना भी नहीं है केपी में। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ मौजूद थे। हनीम आदिल शेख, पीटीआई सदर से साहब का ताल्लुक था। दूसरी जानिब तहा अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी पार्लिमानी लीडर हैं, और आपका ताल्लुक एमक्यूएम से है। सबसे पहले वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया। तहा अहमद खान साहब, तमाम तर सूरत हाल सबके सामने हैं, मनसूबों की बात की जा रही होती है, फिर इसके साथ साथ हम देखते हैं केपीके के हवाले से अगर बात करें तो पीटीआई की जमात से ताल्लुक रखने वाले सुहेल आफरीदी के मुंतखब होने का ये मामला सामने आता है। तीसरी जानिब अगर देखें तो हमें एक सूरत हाल मिस्र में होने वाली जो मुलाकात है, जो दौरा है, फिर इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे होते हैं कि जी मुलाकात के साथ इजलास का मामला आता है। इजलास में भी पाकिस्तान भरपूर जो है वो हम देखते हैं कि जी नुमाया किरदार अदा करते हुए नजर आता है। आप इस दौरे को किस तरीके से देखते हैं सर? बिल्कुल, गजा अमन मुआहदे से एक आज़ाद फलस्तीनी रियासत का क़याम अमल में आएगा, जो मुस्लिम उम्मा के लिए बड़ा खुशाइन है। और एमक्यूएम ये समझती है कि इस मुआहदे के बाद जल्द गजा की अवाम की बदहाली तरक्की और खुशहाली में बदलेगी। तो हम इसको बड़ा पॉजिटिवली देखते हैं, और ये ज्यादा खुशी की बात है कि जो किरदार इसमें इसका हमारी मुल्क पाकिस्तान का रहा है, हमारे वजीर आजम का रहा है, और जिस तरीके से हमारे फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर का नाम लिया गया और जिस तरह से उनको मुखातिब किया गया, तो ये हमारे लिए बिल्कुल जी फख्र की बात है कि हमारे मुल्क की और हमारे सिपहसालार जनाब आसिम मुनीर साहब की जिस तरह से दुनिया में कदर की जा रही है और जिस तरह से दुनिया में उनको इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है, तो हम समझते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज है। पूरे पाकिस्तान को इसको फख्र करना चाहिए। गजा, जंग बंदी और अमन मुआहदे न सिर्फ मुस्लिम उम्मा बल्कि पूरी दुनिया के अमन और फलस्तीनी अवाम की तरक्की खुशहाली का पेश खेमा है। ये वो बातें जो हम समझते हैं। हम समझते हैं कि एक नई तारीख हुई है, और गजा अमन मुआहदे पर अमरीकी सदर, वजीर आजम पाकिस्तान, फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान और अरब ममालिक का किरदार भी काबिल तहसीन है। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानब लेकिन ये देख रहे हैं कि अमन मुआहदे हो रहे हैं, लेकिन गुज़श्ता रोज भी एक खबर सामने आई जिसमें ये बताया गया कि जी दोबारा गजा पर हमला किया गया है। तो अमन मुआहदे जो हो रहे हैं वो तो फिर बेसुध साबित हुए ना। इतने मुआहदे आप कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद अमल दरामद तो कुछ नजर नहीं आ रहा सर। देखिए, वो तो बहुत ही, मैं कहता हूँ कि पहले भी हमने कंडेम किया है, हम दोबारा इसको कंडेम करेंगे। किसी सूरत भी किसी मजलूम पे अगर कहीं कोई जुल्म होगा तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हमेशा जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेगी, मजलूम के साथ होगी और जालिम के खिलाफ खड़ी होगी। हम ये समझते हैं कि किसी भी तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशन पूरी दुनिया में कहीं नहीं होनी चाहिए। अगर हम फलस्तीन की बात करें तो फलस्तीन के लिए हमने रैलियां निकाली हैं, हमारे स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, हमारे मुसलमान भाई वहां मौजूद हैं। उनकी हिफाजत, उनकी सालमियत, उनके इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। ठीक। अच्छा, ये हलीम आदिल शेख साहब, आप भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। इस वक्त हम देखें तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनका एक पैगाम है जिसमें वो कहते हैं कि सूबों को आपस में मुकाबला नहीं करना चाहिए, हमारा मुल्क नंबर 1 है। सर, इस स्टेटमेंट को आप किस तरीके से देखते हैं? सूबों को मुकाबला नहीं करना चाहिए, वो इस तरह की कोई बात कर रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं इसको? जी हलीम आदिल शेख साहब, आप सुन सकते हैं मुझे?
ठीक है। अच्छा, वही दूसरी जानिब हमारे साथ पार्लियामानी लीडर भी मौजूद है। ताहिर अहमद साहब, आप भी बताइएगा कि इस तरह का जो सवाल है या इस तरह की जो बातचीत है जिसमें कहा जा रहा है कि मंसूबे एक जानिब नजर आ रहे हैं, लेकिन जब मंसूबों में बात करें या सूबों के कंपैरिजन की बात करें तो कह रहे हैं सूबों को कंपेयर ना करें, मुल्क हमारा नंबर 1 है। बात यह है कि दो अलग अलग बातें हैं। अपनी कारकर्दगी को छुपाने के लिए इस तरह की बात अगर की जा रही है, बिल्कुल जी मुल्क नंबर 1 है, मुल्क से हम सबको मोहब्बत है और हम सब मुहिब वतन लोग हैं, लेकिन कारकर्दगी पे तो बात की जाएगी ना। मुल्क में रहने वाले बसने वाले लोगों के बुनियादी हुकूक पे भी बात होगी। अगर ये मुल्क का जो शहर है, जो इकोनॉमिक हब है इसी मुल्क का, पाकिस्तान का कराची, जो 97% सिंध के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है और 67% पाकिस्तान के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है, अगर आप उसी का हाल देखें तो यहाँ एक सड़क साबुत नहीं है, लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, सर्विस का पानी घरों से जा नहीं रहा है, पीने का पानी घरों में आ नहीं रहा है, खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है। एक बड़ी बुरी हालत में हम यहाँ कराची वाले जो हैं वो सरवाइव कर रहे हैं डिस्पाइट ऑफ गिविंग द मैक्सिमम टैक्स इन द कंट्री। वो सिंध हुकूमत का हम उसको फेलियर समझते हैं और हम ये समझते हैं कि ये बुनियादी हुकूक हैं। जो हम बात कर रहे हैं ना, लग्जरी की बात नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि यार ये सड़कें, ये पीने का पानी, ये अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्राइम जो शहर में हो रहा है, ये भत्ताखोरी, ये दहशतगर्दी, ये सब किसकी जिम्मेदारी है? सूबाई हुकूमत का तो नारा है रोटी कपड़ा और मकान, तो फिर ये तीनों चीजें तो मिलनी चाहिए। आप भी इसी शहर में रहते हैं, मैं भी इसी शहर में रहता हूँ, मैं किसी किस्म की सियासत नहीं करूंगा। मैं तो ये कहता हूँ कि बुनियादी चीजों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। तालीम पे, सेहत पे, रोटी पे, कपड़े पे, मकान पे, भाई ये सबकी बुनियादी जरूरत है और इसको पूरा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, वरना ऐसे हालात पैदा करना कि लोग आसानी से अपने रोजगार कमा सकें और अपनी जिंदगी के हालात को बेहतर करें। आप देखें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने है। मैट्रिक बोर्ड में क्या हो रहा है, इंटर बोर्ड में क्या हो रहा है, एमडी कैट के पेपरों में क्या हो रहा है, गटर में दुनिया चांद पे जा रही है, हमारे यहाँ लोग गटर में गिरने से मर रहे हैं, डंपर के नीचे आके मर रहे हैं, मोबाइल स्नैचिंग में मर रहे हैं। ये तमाम वो चीजें हैं जो आपके चैनल रिपोर्ट करते हैं और हम इसको देख रहे हैं कि सब चीजें हो रही हैं। आप बताएं जो सड़कों का हाल है कराची की, आप बेशक इस पे ट्रैफिक पे टैक्स जो है वो कितना चाहे लगा दें और जितना चाहे आप वो ट्रैफिक के चालान को महंगा कर दें, लेकिन सड़कें भी तो दुरुस्त करें। ये नहीं हो सकता ना कि सड़कें हों मुंजो दाड़ों वाली और ट्रैफिक के जो चालान हो वो दुबई वाले हों। तो ये तमाम जो है हम समझते हैं कि ये तो 17 साल के इख्तिदार के बाद पीपुल्स पार्टी के तो कुछ तो बेहतर होना चाहिए था। कम से कम कोई एक महकमा ऐसा होना चाहिए था कि जिसमें उनकी कारकर्दगी ऐसी हो जिसको दिखा के वो कहीं मिसाल अपनी कैंपेन में जा सकें। कोई एक मॉडल गली, कोई एक मॉडल मोहल्ला, कोई एक मॉडल यूनियन काउंसिल ऐसी होनी चाहिए थी। आज भी उनके जिस रहनुमा से बात करो वो ऐसा लगता है कि अब एक ऐसी पार्टी है, नई पार्टी है जो अपनी कैंपेन में बता रही है कि हम आएंगे तो ये करेंगे। अभी तक ये बताने को नहीं है क्या किया है, वो नहीं है इनके पास बताने को। हमें ये बताने को है कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। भाई अच्छा, दूसरी जानिब केपीके की बात कर लेते हैं। केपीके भी जाहिर हमारा ही सूबा है, पूरा पाकिस्तान हमारा है, पूरे पाकिस्तान के तमाम सूबे हमारे अपने सूबे हैं। वहीं एनएफसी की अगर बातचीत करें, जिस तरह आपने हमें बताया कि सूबों के मामला देखें तो 97% और अगर हम पूरे पाकिस्तान के लिए बात करें तो 67% आपने बताया कि जी पाकिस्तान का जो शहरी कराची है वो सबको दे रहा है। सही है। ऐसे में एनएफसी जो है अगर हम उसकी बात करें तो क्या उतना रेशो हमें मिलता है कि हमारे पास उतना परसेंटेज आता है? एक तो ये सवाल। दूसरा सवाल केपीके के हवाले से हमें बताएगा कि केपीके इलेक्शन में एमक्यूएम की कारकर्दगी किस तरीके की है? सर इसके ऊपर भी बताइएगा मुझे कुछ। देखिए दो चीजें, हम आपके दो सवाल हैं। तो पहले सवाल का जवाब ये है कि बिल्कुल जी हमें फेयर शेयर नहीं मिलता और जो शेयर मिलता है वो भी 18वीं तरमीम के नामुकम्मल अमल दरामदगी की वजह से वो भी हमें पूरा नहीं मिलता। 18वीं तरमीम जो थी वो बेसिकली डेवोल्यूशन ऑफ पावर थी, बट अनफॉर्चुनेटली अकोमोलेशन ऑफ पावर हो गया। आप मुझे बताइए वजीर आला जो है वो अपने ही मेयर को इख्तियारात देने से डर रहे हैं, जिसका एतराफ मेयर कराची कई जगह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में कर चुके हैं। फला चीज मेरे इख्तियार में नहीं है, फला चीज मेरे इख्तियार में नहीं है। अगर डेवोल्यूशन प्रॉपर हो जाए और मेयर के पास इख्तियारात हों, चाहे किसी भी सियासी जमात का हो, तो शहर की सूरत हाल बेहतर होगी। हम ये समझते हैं कि एनएफसी के साथ साथ पीएफसी भी होना चाहिए और वफाक की लोकल गवर्नमेंट की फंडिंग जो है वो वजीर आला के बजाय वफाक डायरेक्ट जो है वो लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदों को करे।
जहां तक रहे आपका दूसरा सवाल कि जी केपी के इलेक्शन को, हम ये समझते हैं कि जी जमहूरियत को जिंदा रहना चाहिए, जमहूरियत को आगे चलना चाहिए। हमने जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं और आइंदा भी देते रहेंगे। लेकिन किसी की भी सियासत जो है वो रियासत से ऊपर नहीं हो सकती। ना हम किसी को ये अलाउ करेंगे कि वो अपनी सियासत को रियासत को मलाइन करने की कॉस्ट पे जो है वो अपनी सियासत चलाए और अपनी सियासत चमकाए। ठीक है, ताहिर अहमद खान साहब हमारे साथ ही जुड़े रहें। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून से कैस मंसूर शेख साहब ने, लेकिन यह वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते हैं हमारे साथ जुड़े रहें, देखते हैं हमारे प्रोग्राम जिसका नाम है इनसाइड द न्यूज। कैस मंसूर साहब, किस तरीके से देखते हैं, खास करके मिस्र का ये दौरा किया गया, आपने मुआहिदों पर बातचीत की गई, पाकिस्तान की फुल रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो की गई है, सर किस तरीके से देखते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल इसको पॉजिटिवली देखते हैं। और आप ये देखें कि गवर्नमेंट की कितनी सक्सेस है कि इंडिया की जंग जीतने के बाद पूरी दुनिया को पाकिस्तान की ताकत का पता चला, पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान की ताकत का पता चला और इस कौम की यूनिटी का पता चला। जब दुनिया को ये चीजें पता चली कि ये कौम जब जंग होती है तो सियासत नहीं होती बल्कि एक यूनिटी बन जाती है। और जिस तरीके से हमारी पाक फजाइये ने, पाक फौज ने वो जंग जिताई, तो ये हमारे ख्वाब पूरे किए और उसके बाद पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को माना। और आप देख लें, सऊदी ने भी एक एग्रीमेंट किया और मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं वो आपकी फोर्सेस के पीछे हैं कि नीड द सिक्योरिटी थ्रू पाकिस्तान। तो एक बड़ा कामयाब दौरा, वजीर आजम का तो हर दौरा ही कामयाब होता है और ये नहायत कामयाब। और आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप, जो लोग कह रहे थे कि ट्रंप आएगा हमारे लिए वो कर देगा, लेकिन ट्रंप ने आके जब पाकिस्तान की पोजीशन असल स्टडी की, फोर्सेस को देखा, तो वो प्राइम मिनिस्टर के बगैर और आपके फील्ड मार्शल के बगैर नहीं रह सका। और आपने देखा कि अगर फील्ड मार्शल साहब को उन्होंने मिस किया एक अपने बहादुर सपूत को पाकिस्तान के, तो मैं इसको बड़ा पॉजिटिवली देखता हूं और मुल्क इसीलिए आगे बढ़ रहा है और इंशाल्लाह मेरा मुल्क बहुत तरक्की करेगा। और जिस तरीके से नून लीग की गवर्नमेंट मेहनत कर रही है, अफवाज पाकिस्तान मेहनत कर रही है, मैं समझता हूँ वो दिन दूर का नहीं कि हमारी भी मुल्क एक पॉजिटिवली सुपर पावर की तरह खड़ी होगी इंशाल्लाह। ठीक, फैज मंसूर साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अमन मुआहदे के लिए हर बार हम देख रहे हैं कि जी मुआहदे किए जा रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हिकमत अमली भी नजर आ रही होती है, तहरीरी तौर पर हमें हर चीज शफाफ नजर आ रही है, लेकिन ऐसे में हम देखते हैं कि सीज फायर के हवाले से भी बातचीत होती है मगर फिर हमला कर दिया जाता है गजा पर। तो सर इसके लिए कोई हिकमत अमली और है? नहीं, देखिए आप ये चीज देखिए कि ना तो अब परसों मैं देख रहा था कि जी सारे लोग अजाने भी दे रहे थे, नमाज भी पढ़ रहे थे और ये भी कह रहे थे कि आज इतने अरसे के बाद रात को बमबारी नहीं हुई। और जो फैमिलीज के जो लोग रिलीज हुए हैं कल और वो अपनी फैमिलीज में गए हैं, बड़ी खुशी मनाई गई है पूरे फलस्तीन में। तो मैं समझता हूँ कि अमन माहदे पे अमल होगा और जो कंट्रीज के लोग गए हैं वहां पे वो उसके लिए गए हैं कि वहाँ सीज फायर हो और एक अमन हो। और आप यकीन करें कि जो हमारी मिडल ईस्ट की कंट्री, वो अरब कंट्रीज हैं, वो आपको डेवलप भी उसको दोबारा खड़ा करके भी दिखाएंगे। ये वही बिल्डिंगें आपको मिलेंगी, वही मसाजिद मिलेंगी, हर चीज आपको भी मिलेगी। तो आप अच्छा, वजीर आजम शहबाज शरीफ सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये कहते हैं कि अमेरिकी सदर अमन के दाई हैं, उन्होंने दिन रात अमन और खुशहाली के लिए कोशिश की। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने उनके अमन के लिए गैर मामूली किरदार पर इन्हें अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया, नोबेल इनाम के लिए भी नामजद किया। अमन का मुआहदा हो रहा है। वहीं पाक अगवान की अगर बात करें, सफेद झंडा लहराया गया, मुज़ाकरात की बातचीत की गई, ऐसे में फिर ये अमन मुआहदा यहाँ पर आपको नहीं लगता कि यहां से भी मामला जुड़ने चाहिए? देखें, ट्रंप के लिए उन्होंने बिल्कुल सही कहा। आप ट्रंप की लास्ट कमेंट भी देखें, अभी भी देखें कि जो एक तो उसने वॉर नहीं की और जहां वॉर्स हो रही हैं उसने जरूर उनको खत्म करने के लिए काम किया। और आपको पता है जब वॉर्स हो तो कहां से कहां पहुंच जाती है। ये भी फलस्तीन का भी मैटर उसने रिजॉल्व किया, यूक्रेन का भी वही करेगा। और आप ये देखें कि बैकडोर डिप्लोमेसी के थ्रू अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी रुके हुए हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ पे भी हर चीज का सोल्यूशन होगा। और मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल सही कहा कि इनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, तो हकीकत में मिलना चाहिए। सर ये एक तासुर आता है, ये तासुर इस तरीके से आता है कि ऐसा भी लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद जो है वो दो मुल्कों की जंग करवा रहे होते हैं, फिर उसके बाद वो जब दोनों आपस में लड़ जाते हैं तो बीच में आते हैं और कहते हैं कि जी जनाब आप या तो अगर आप ऐसा कर ले, नहीं करेंगे तो फिर हम आपके टैरिफ बढ़ा देंगे, और इस तरीके से जंग रुकवा दी जाती है। ऐसे एक तासुर लोगों का सामने आया है। सर क्या ऐसी बात है या ये रियल में कुछ दूसरे तरीके से होगा? सर आप फिलहाल ना आप इस अमन मुआहदे को हो गया जी, खुशी भी मनाएं और आप ये भी देखें कि पूरी दुनिया में अप्रिशिएट हो रहा है
और प्रैक्टिकली हो रहा है। प्रैक्टिकली आप कल इजिप्ट में सारे पहुंचे हुए थे, साइन हुआ, सब चीज हुई, स्पीच हुआ, पूरी दुनिया ने देखा पाकिस्तान का जिस तरह अप्रिशिएट किया गया एफर्ट्स के लिए, वो भी देखें। इंशाल्लाह अमन का मुआहदा कामयाब होगा। और हकीकत आप देखें ना, कतर के ऊपर एक मैटर हुआ तो अमेरिका ने क्या कहा, कतर के ऊपर हमला, अब अगर हमला हुआ तो अमेरिका के ऊपर होगा। ये कितनी बड़ी बात की। तो इंशाल्लाह आप इसको पॉजिटिव ले। और जहां तक आपका जो टॉपिक है कराची और इसकी डेवलपमेंट का, जी तो आप ये भी देखिए कि जो कराची में जब से नून लीग और पीपल्स पार्टी का एक हुआ था, उसके बाद जो जरदारी साहब की वजह से एक कूल डाउन हुए सारे, तो अब आप देखें डेवलपमेंट का काम मेयर ने स्टार्ट कर दिया हुआ है। अब काम हो रहा है। मुझे यकीन है कि एक साल में आपको कराची एक डिफरेंट कराची मिलेगा, कराची एक डेवलप्ड मिलेगा, आपको रोडें मिलेंगी, आपको फुटपाथ मिलेंगे। केडीए केएमसी वाले दिन रात लगे हुए हैं, टाउन चेयरमैन था वो किसी भी सियासी पार्टी के हों, उनको भी रिलैक्स दिया जा रहा है, उनके लिए भी फंड का हो रहा है। और ये कराची आपको अब नजर आएगा एक साल में, यकीनन कहता हूं कि आपको कराची डेवलप, साफ सुथरा, सेवरेज से पाक, मेन रोडें कम से कम आप अच्छी मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। डिप्टी पार्लियामानी लीडर ताहा अहमद खान, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप किस तरीके से देखते हैं ये मंसूबों के हवाले से? अगर हम देखें शहर कराची में तमाम तर सूरत हाल अगर देखें तो हमें यही नजर आता है कि बातचीत का सिलसिला रहता है। मंसूबों पे हम देखते हैं कंपटीशन के तौर पे जो है वो एक दूसरे के लिए सियासी तौर पर गोलाबारी की जाती है, लेकिन अमली तौर पर हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है अभी। जी ताहा अहमद, आप मुझे सुन सकते हैं? ठीक है। ताहा अहमद खान इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद नहीं है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैस मंसूर शेख साहब। कैस मंसूर शेख साहब, जाहिर है दूसरी जानिब एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि जी जिस तरीके से बताया गया, अवाम के तासुर ये भी आ रहा है कि जी मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर, खास करके नेशनल टीवी पर भी हमने देखा कि इसराइल का झंडा दिखाया गया। एक ऐसा मुल्क जिसके ग्रीन पासपोर्ट पे उस मुल्क में जाना ममनू करार दिया गया, ऐसे में स्क्रीन के ऊपर उसके झंडे को दिखाना, नेतन्याहू को दिखाना, सर ये दो अलग अलग चीजें नहीं है? देखिए सर, ये एक इजिप्ट में एक ओकेजन था जहां, और फलस्तीन के लिए था, फलस्तीन में एक अमन मुआहदे पे साइन करने थे, तो मे बी बाय फॉल्ट, बाय मिस्टेक आ गया हो। लेकिन पाकिस्तान, आपको पता, इजिप्ट ये इजराइल को कभी नहीं मानेगी। इजराइल के कभी भी हमारा प्राइम मिनिस्टर उनके किसी भी लीडर से ना मिलते हैं, ना हमारे कोई डिप्लोमेटिक लोग मिलते हैं, कोई भी नहीं मिलता। तो पाकिस्तान का जो स्टांस इजराइल के खिलाफ है वो स्टिल है और रहेगा इंशाल्लाह। आप इसकी फिक्र ना करें। ये एक इतना बड़ा काम था कर, और उसमें बाय मिस्टेक जो बाहर की कंट्रीज के मीडिया चैनल से अगर लिया गया, तो वहां पे स्पीच भी डोनाल्ड ट्रंप की हो रही थी, प्राइम मिनिस्टर भी आया हुआ था, दूसरी मुल्क की भी मुस्लिम कंट्रीज के लोग आए हुए थे, तो बाय मिस्टेक उसको दिखा दिया गया। सर पैमरा की जानिब से हम ये देखते हैं कि बहुत बड़ा एक नोटिस आ जाता है जब कभी किसी किस्म के कोई हालात खराब होते हैं, हम किसी किस्म के हालात में अगर कोई तस्वीर शेयर कर रहे होते हैं या कोई अचानक से वीडियो भी आ जाती है जिसमें खून खराब है, कुछ XYZ इस तरह की कोई चीजें होती हैं या 18+ कंटेंट होता है, तो बाकायदा तौर पर मेंशन कर दिया जाता है। इतनी बड़ी जो है वो दौरे के बाद इतने बड़े मुज़ाकरात होने थे, तो ये हम गफलत किसकी समझे? चले, मेरा ख्याल है कि इन चीजों को ओवरलुक करना चाहिए। आप ये खुशी मनाएं कि फलस्तीन के लिए काम हुआ, हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए, ये उस मुल्क के लिए काम हुआ कि जिसके लिए पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट थे। आपके मुल्क में, आपके कराची में इतने प्रोटेस्ट हुए। अगर आज उन प्रोटेस्ट के बाद ये एक अच्छा रिजल्ट आया, तो मैं समझता हूं इसकी खुशी मनानी चाहिए, जैसे पूरे फलस्तीन में खुशी मनाई जा रही है। और वो पाकिस्तान समेत हर उस मुल्क का शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिन्होंने उनके हक के लिए प्रोटेस्ट किए। ठीक है। मुस्लिम लीग नून साहब का ताल्लुक था। कैस मंसूर शेख साहब, आप हमारे साथ जुड़े रहे। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे दौरों के हवाले से, वहीं हम बात कर रहे थे आलमी सतह पर किस तरीके से हमें खास करके मुसलमानों का ये जो एक सिलसिला है जिसमें हम अमन मुआहदे की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर हम खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं। वहीं इस वक्त हमें ज्वाइन किया तौफीकुद्दीन सिद्दीकी साहब ने, और जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है। वेलकम करेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। तौफीक साहब, किस तरीके से देखते हैं गुज़श्ता रोज़ होने वाले इजलास को, जहां पे हमने देखा कि जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दो टोक अल्फाज पे एक मौक़िफ़ इख्तियार किया और अमन मुआहदे के हवाले से बातचीत की। आप इस अमन मुआहदे को किस तरह देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो मैं इस मुआहदे पे बात करूंगा कि जो हमास के साथ ये मुआहदा किया जा रहा है, मैं ये समझता हूँ कि ये हमास
और फलस्तीनियों की जो है वो फतह है और इसराइल की जो है वो एक बहुत बड़ी नाकामी है कि बिलाखिर वो इस मज़ाकरात के जरिए अमन मुआहदे की तरफ जो है वो बढ़ा है। इसमें जिन जिन ममालिक ने किरदार अदा किया वो सब काबिल सताइश है। इस वक्त जो मुआहदे के अहम नुकात हैं उस पर जो हमारा मौक़िफ़ है वो ये है कि हमास का जो रद्द-ए-अमल जो इस मुआहदे पर आया है वो इंतहाई जिम्मेदाराना और बावकार उनका रद्द-ए-अमल है। हमास जो है वो इस मुआहदे पे जो आर्जी जो है वो जंगबंदी नहीं चाहती बल्कि वो मुस्तकिल जंगबंदी चाहती है और ये बिल्कुल जायज उनका जो है वो मुतालबा है। इसी तरह से कैदियों का जो तबादला जो है वो उनका जो मुतालबा है वो बिल्कुल जायज है और जो जिन शराइत के साथ और जिन हालात के अंदर जो है वो इसमें फराम किए जा रहे हैं कैदी, ये बिल्कुल ठीक जो है वो एक इकदाम जो है वो किया जा रहा है। इसराइली फौज जो है वो मुकम्मल तौर पे गजा से जो है उनका इनखला होना चाहिए। ये हमास का और फलस्तीनियों का पूरी दुनिया का जो मुतालबा है कि इसराइल जो है वो गजा को खाली करे और उस पट्टी से बाहर निकले कि जो फलस्तीन की हदूद है। इसी तरह से जो इंतजामिया है बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा जो इदारा जिसको बनाना चाहते हैं ये फलस्तीन के ऊपर, इस पे हमारा ये मौक़िफ़ है और खुद हमास का भी ये मौक़िफ़ है कि ये किसी बैनुल-अक़वामी इदारे के हवाले नहीं की जाए बल्कि फलस्तीनियों का है। लिहाजा फलस्तीनी टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल जो है वो एक इदारा बनना चाहिए कि जो इसका सारा इंतज़ाम और मामला जो है वो लेके चले आगे। इसी तरह से मुआहदे की जो भी शिक हैं इनको शफाफ रखा जाए और उस हवाले से जो है वो इसकी निगरानी जो है वो की जाए ताकि दोनों में से कोई भी फरीक जो है वो उससे रूगर्दानी ना करे, उससे गुरेज ना करे। दो रियासती हल के हवाले से जमात इस्लामी का, अहले पाकिस्तान का, अहले फलस्तीन का और पूरी दुनिया का ये मौक़िफ़ है कि फ़लस्तीन का कोई भी दो रियासती हल जो है वो कबूल नहीं है। फ़लस्तीन जो है फ़लस्तीनियों का है, एक रियासत जो है वो फ़लस्तीन जो है वो होनी चाहिए। कल जो कुछ तकरीर हुई और वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी खिताब किया, हम इसको सराहते हैं। उन्होंने अच्छा मौक़िफ़ जो है वो वहाँ पर जो है वो बयान किया और इस सारे अमल के अंदर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का एक बहुत ही कलीदी और नुमाया किरदार रहा है सारे अमल में। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं ज़ाहिर है कि ये जो तौफीक साहब जिस तरीके से मनसूबों की बातचीत की गई, जिस तरीके से गुज़श्ता हमने पिछले कुछ हफ्तों में ये भी देखा कि जी मुस्लिम लीग नून हो गई या पीपल्स पार्टी हो गई, ये ज़ाहिर है अपने मनसूबों और कॉम्पिटिशन सूबों की जो मनसूबों की कॉम्पिटिशन पर बातचीत करते रहे। हतमी तौर पर हल ये नजर आया कि अफ़वाम तफ़हीम से मामलात हल हुए। वहीं अब हम ये देख रहे हैं कि अगर हम पूरे सूबा सिंध की बात करें या शहर कराची की बात करें, हालात वैसे के वैसे नजर आ रहे हैं, मंसूबे वहीं के वहीं हैं, वैसे के वैसे हैं। सर देखें, मेरा ख्याल है कुछ दिन पहले आपने या किसी मेट्रो वन के प्रोग्राम में मुझसे जो है वो इस हवाले से बात की गई थी और मेरा उस वक्त भी मौक़िफ़ ये था और मैं दोबारा अपना मौक़िफ़ जो है वो दोहरा देता हूँ कि ये दोनों पार्टियां जो कि एक सूबा पंजाब में है, एक जो है वो सूबा सिंध के अंदर है, ये सिर्फ अपने मफादात के लिए जो है वो ये सारे काम करते हैं। ये गोलाबारी करना, फिर आपस में झपियां कर लेना, ये सिर्फ और सिर्फ इनके अपने मफादात जब वाबस्ता होते हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर जो है वो फायरिंग करते हैं, गोलाबारी करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो है वो बयानबाजी करते हैं और जब इनके मकासद पूरे हो जाते हैं तो फिर ये बाहम शीरो शकर हो जाते हैं। इनके जरिए ना पहले कभी हमारे इन सूबों के और पाकिस्तान के मसले हल हुए हैं और ना आइंदा हमें कम से कम कोई तवक्को नहीं है, ना पीस पार्टी से और ना मुस्लिम लीग नून से। पीस पार्टी पिछले 18 साल से इस सूबे के ऊपर बड़ा जमान है। अभी हम छोड़ते हैं कि पंजाब और सूबे यानी पंजाब का और सिंध का जो मसला आपस का उसको अभी एक तरफ रखते हैं। सूबा सिंध के अंदर जो मसाइल हैं और खासतौर पर शहर कराची के जो मसले हैं, इसको हल करना किसकी जिम्मेदारी है? पिछले 17-18 साल से बिला शिरकत गैर पीस पार्टी इस सूबे के ऊपर बड़ा जवान है, सारे इदारों के ऊपर जो है वो ये काबिज है, सब चीजें इख्तियारात वसाइल सब इनके हाथ में। 18वीं तरमीम के जरिए इन्हें निचली सतह तक जो है वो इख्तियारात मुंतकिल करने थे। आप मुझे बताइए सिटी गवर्नमेंट को क्या इख्तियारात है जो उन्होंने मुंतकिल किए, बावजूद इसके कि हैदराबाद और कराची के अंदर चाहे वो कब्जा मेयर क्यों ना हो, चले आप इन्हीं को अपने इख्तियारात मुंतकिल कर देते, वो तो पीस पार्टी का है ना। तो आपने शहर कराची की जो बल्दियाती जो इदारे हैं उनको कौन सा ऐसा इख्तियार है कि जो आपने दे दिए? आपने सॉलिड जो वेस्ट है उसके लिए एक अलग इदारा बना दिया है जो वो कचरा जो है वो उठाएंगे। पानी के लिए जो है वाटर एंड सीवेज बोर्ड का एक पूरा डिपार्ट है जो सूबे के मातहत है और उसका मेयर जो है वो उसका चेयरमैन है। आप देख लें कि कराची के अंदर इस वक्त वाटर एंड सीवेज बोर्ड की जो है वो क्या सूरत हाल है सीवेज का, कि पूरा कराची इस वक्त जो है वो उबल रहा है। बारिशों के अंदर पूरे शहर का जो है वो क्या हाल हुआ है, पानी को ये शहर जो है वो बूंद बूंद को तरस रहा है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें आप, इस शहर का जो जायज हक है वो पीस पार्टी देने के लिए तैयारी नहीं है। कितने अरब 3300 अरब रुपए, 3300 से ज्यादा 3360 अरब रुपए हैं कि जो इस शहर कराची को मिलने थे और पीस पार्टी जो है वो देने की तैयार नहीं है। अभी जो बजट पेश हुआ है वो बजट कितने अरब रुपए का है? पंजाब के लाहौर का बजट देख लीजिए और कराची का बजट देख लीजिए। लाहौर डेवलप्ड है, लाहौर के अंदर
को पंजाब हुकूमत ने 84 अरब रुपए की जो ग्रांट दी है लाहौर, जबकि डेवलपमेंट है, और कराची लाहौर के मुकाबले में कम से कम 3 गुना तो बड़ा होगा मेरा ख्याल ये, और कराची में कोई डेवलपमेंट नहीं है, कराची को तो ज्यादा फंड की जरूरत है। कराची को कितना जो है फंड दिया है सिंध हुकूमत ने, वो भी आपको मालूम होगा, 17 अरब रुपए जो वो दिया, जिसमें से 10 अरब रुपए तो ऑलरेडी उस फंड से दिए हैं कि जो कराची को मखसूस ग्रांट मिलती है, जिसकी मालियत जो है वो तकरीबन कोई 45.2 अरब रुपए बनती है, उसमें से उन्होंने 10 अरब रुपए देके जो है वो एहसान किया कराची के ऊपर। कराची जो पूरे मुल्क को 96-97% रेवेन्यू देता है कराची सूबे को, और मुल्क को जो है 60% रेवेन्यू फराहम करता है, उस शहर का हाल जो है वो आपके सामने है। तो ये तो गज्जा वाली सूरत हाल इस वक्त शहर के अंदर मुझे लगती है। आप शहर की सड़कों पर निकले, ये बीआरटी रही सही जो कसर रह गई थी वो बीआरटी मंसूबे ने जो पूरी कर दी है। घंटों ट्रैफिक के अंदर लोग जो है वो जाम यानी फंसे रहते हैं, ना ऑफिस पहुंच पाते हैं वक्त के ऊपर, ना निकल के घर पहुंच पाते हैं। लोग जो है वो बेहद मजगार इस वक्त शहर कराची के अंदर जो है वो फिर रहे हैं। सूबे के तो कम से कम इसका जिम्मेदार तो पीपल्स पार्टी है ना, इसका जवाब किससे लेंगे आप? छोड़ देते हैं अभी हम एक लम्हे को पंजाब और सिंध की बात को। इस वक्त जो कराची की सूरत हाल है तो इसका जिम्मेदार कौन है? मेयर इस वक्त कराची का उनका है, सूबाई हुकूमत। अच्छा सर, ये बताइएगा आखिर में, क्योंकि जाहिर है वक्त बहुत ही मुख्तसर सा है, वज़ीर आला केपीके के हवाले से, क्योंकि पेशावर हाईकोर्ट का भी बड़ा फैसला सामने आ गया है, आप किस तरीके से देखते हैं? सर देखिए, मैं तो इसको इस तरह से देखता हूँ कि जो वहां पर मेंबर असेंबली हैं वो आज़ादाना तौर पे जिसको चाहें वो वज़ीर आला जो है वो मुंतखब करें, जिसको चाहें वो अपने वोट की ताकत से जो जमहूरी हक है उसकी बुनियाद पर जिसको लाना चाहें उनको इख्तियार होना चाहिए, उनके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। ये हाउस ट्रेडिंग जो होती है, खरीदो फरोख्त होती है, ये नहीं होनी चाहिए। बस ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपका मौक़िफ़ भी सामने आ गया। और जैसे कि जारिया के हम देख रहे हैं, एक जानिब हम अमन के हवाले से देख रहे हैं कि मुआहदे हो रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब देख रहे हैं कि अमली तौर पर इक़दाम करने के लिए शहर कराची देखें, पूरे सूबा सिंध देखें या सूबा पंजाब की बात करें तो ये तमाम सूरत हाल तो हमें नज़र आ रही है। वहीं सूबों की जो फंड्स हैं उसकी तकसीम का मामला भी सामने आता है। ऐसे में केपीके का जो मामला है, होने वाले कल जो 4 बजे का एक इजलास है जिसमें हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद की गई है, वहाँ हातमी तौर पर फैसला सामने आएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। जिंदगी हालात ने दिया साथ, तो इंशाल्लाह कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।